बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं विनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। आज का हमारा प्रोग्राम जो है ट्रैक एंड फील्ड पे है और ख़ास तौर से आज के प्रोग्राम को हमने नाम किया है ओलंपियन अरशद नदीम के, जिन्होंने ओलंपिक की 118 साला तारीख जो है उसमें एक नया बाब रकम किया है और पाकिस्तान को 40 साल के बाद जो है गोल्ड मेडल जीतने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इससे कबल सिर्फ दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेडल्स हासिल किए। पहला मेडल जो था ब्रॉन्ज वो 1960 के रोम ओलंपिक में मोहम्मद बशीर ने हासिल किया था रेसलिंग में, जब उन्होंने 73 केजी में कांसी का तमगा हासिल किया था। इसी तरह से 1988 के सियोल ओलंपिक में हुसैन शाह ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और अब अरशद नदीम के ज़रिए पाकिस्तान ने एक नया संग मील अबूर किया है। हम अरशद नदीम पे डिस्कस करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस पे डिस्कस करेंगे, उनके प्रोफाइल पे डिस्कस करेंगे और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदू किया है। ट्रैक एंड फील्ड से मुतालिक तो बड़ी मार्कतुल-आरा शख्सियात हैं जिनका बड़ा एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अहमद अली राजपूत साहब, जो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं और जनाब इससे पहले वो ट्रेजरार थे, उससे पहले वो जिमनास्टिक के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और कमोबेश 20-22 साल से जो है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और उनके साथ मौजूद हैं गौहर रज़ा जैदी साहब, जो कि ख़ुद भी इंटरनेशनल एथलीट हैं और क्वालिफाइड लेक्चरर हैं, कोच हैं और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है, उन्होंने अमेरिका से प्रोफेशनल फिटनेस न्यूट्रिशन में उन्होंने बाकायदा डिग्री हासिल की हुई है और ही नोज़ वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फिज़िकल फिटनेस, अबाउट ट्रैक एंड फील्ड, स्पेशली जो है मतलब एथलेटिक्स से मुतालिक। और चूँकि वो ख़ुद भी एक एथलीट रहे हैं और इससे कबल वो क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, क्रिकेट भी उन्होंने खेली। तो आज इन दोनों शख्सियात से हम जो है अरशद नदीम से मुतालिक बात करेंगे और ख़ुद उनके प्रोफाइल पे भी बात करेंगे कि वो उन्होंने जो अपना स्पोर्ट्स का सफ़र था कहाँ से शुरू किया और अब वो किस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं अरशद नदीम की बात करूँगा कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया संग मील अबूर किया है और इस मतलब अगस्त के महीने में पाकिस्तानी कौम को एक नया तोहफ़ा दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है किसी भी खिलाड़ी का। अरशद नदीम जो है, अगर हम उनकी प्रोफाइल पे नज़र डालें तो वो 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पे हैं और सबसे पहले उन्होंने मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो गेम्स हुए थे उसमें फटे जूतों के साथ उन्होंने शिरकत की थी। वो क्रिकेट के खेलना चाहते थे, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, फास्ट बॉलर थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बैडमिंटन भी खेली, फुटबॉल भी खेली, उन्होंने शॉट पुट भी खेली, डिस्कस थ्रो भी उन्होंने मतलब खेली, लेकिन उन्होंने नाम आपने देखा कि बनाया उन्होंने जेवलिन थ्रो में। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जब वो 2015 में लाइमलाइट में आए तो उन्होंने पहली मर्तबा उन्होंने अपना ये स्टार्ट किया कैरियर जेवलिन थ्रो का। तो 1916 में साउथ एशियन गेम्स हुए गुवाहाटी में, उन्होंने उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसी तरह से 2016 के एशियन जूनियर चैम्पियनशिप हुई, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फिर 2017 में इस्लामिक गेम्स बाकू में हुए, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2018 में एशियन गेम्स जकार्ता में हुए, उसमें भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2023 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई हंगरी में, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। फिर साउथ एशियन गेम्स हुए जो खटमंडू में हुए थे, उसमें भी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। जबकि इमाम रज़ा कप जो कि ईरान में हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड हासिल किया। इस्लामिक गेम्स जो टर्की में मुनक्किद हुए उसमें उन्होंने गोल्ड हासिल किया। इसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम में हुए थे 2022 में, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाबी हासिल की। और फिर सबसे बढ़ के आपने देखा कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, उसमें उन्होंने एक नई तारीख रकम की जब उन्होंने 92.97 मीटर जो है नेज़ा अपना फेंका, यानी 305 फिट के करीब उन्होंने
नेज़ा फेंकने में कामयाबी हासिल की। इस तरह से पहले साउथ एशियन एथलीट हैं जिन्होंने अपनी कारकर्दगी को साबित किया। इससे कबल कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 उन्होंने नेज़ा फेंका। मैं ये समझता हूँ कि ये 90 मीटर से दूर फेंकने का एक रिकॉर्ड था उस वक्त। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा अरशद नदीम की जानिब से, हम उनको जितना भी खराज तहसीन पेश करें वो कम है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमती सतह पर वज़ीर आज़म ने भी और चारों सूबे के वज़राए आलम ने भी उनको जो है वेलकम किया है। उनको जो है इनामात भी मिल रहे हैं और कुछ इनामात उनको मिल गए हैं और कुछ इनामात जो हैं उनके पाइपलाइन में हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसे खिलाड़ियों की कदर करनी चाहिए और उनको जो जिस तरह से उन्होंने अहम कारनामा अंजाम दिया है, मार्कतुल आरा कारनामा अंजाम दिया है, उसका उनको यकीनन फल भी मिलना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि हमारे दूसरे नौजवान भी अरशद नदीम की तरह आइंदा पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करेंगे जिस तरह से अरशद नदीम ने किया है। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अहमद अली राजपूत साहब की जानिब आता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अहमद अली राजपूत साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के, इससे पहले ट्रेजरार थे और ख़ुद भी जिमनास्टिक के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। हम यकीनन आपके प्रोफाइल पे ही बात करेंगे, आपकी कारनामों पे बात करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस से बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि चूँकि ये आज का प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है ख़ास तौर से ओलंपियन अरशद नदीम के नाम, तो क्या कहेंगे अरशद नदीम के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस वक्त हम यही कहेंगे कि अरशद नदीम ने जो पेरिस ओलंपिक गेम्स में अपना एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और ओलंपिक के तमाम रिकॉर्ड उसने जो है वो ब्रेक कर दिए हैं। ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त इस 14 अगस्त के हवाले से या अगस्त के महीने में जो इज़्ज़त पाकिस्तान को इस वक्त जो मिली है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इज़्ज़त है और इससे स्पोर्ट्स बहुत प्रमोशन होगी। जो ये नाम गया है, अरशद नदीम ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ये तमाम जितने भी एथलेटिक ही नहीं, जितने भी गेम्स हैं, एथलेटिक से लेके वुशु और यॉटिंग तक आप समझते हैं, तो तमाम खेलों की ये गेम्स जो है ये प्रोमोट होगी और जितने भी खिलाड़ी हैं, ऑफिशियल्स हैं, ये सब इनका जहन अब ये काम करेगा कि अब हम स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा हम आगे जा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया और बहुत इज़्ज़त मिली है। और मैं पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों से, ऑफिशियल से, तमाम अवाम का, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि माँ और बाप उनकी दुआओं से भी जो है ये सपोर्ट मिली है और ये एक इज़्ज़त मिली है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज़्ज़त मिली है। जनाब गौहर रज़ा ज़ैदी साहब, माशाल्लाह आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, ट्रैक एंड फील्ड में भी रहे, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में रहे और अब तो आप बाकायदा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से मुतालिक लेक्चर भी देते हैं। तो आप बताइए कि अरशद नदीम का कारनामा जो है कितना बड़ा है। इससे 24 या 25 करोड़ आबादी में 77 साल की तारीख में ये पहला गोल्ड मेडल है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अरशद नदीम बिहाफ ऑफ वीनस साहब के मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तानी अवाम, तमाम लोग और ख़ास तौर पे एथलेटिक फैमिलीज़ और जितने भी स्पोर्ट्स के पाकिस्तान में, उन्हें अरशद नदीम ने जो ओलंपिक का नया रिकॉर्ड किया है 92.97, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पे उसे रिकगनाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ओवरऑल दुनिया में पाकिस्तान का इमेज उन्होंने स्पोर्ट्स में प्रमोट किया है, जिसकी वजह से जितनी भी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है या सिंध ओलंपिक एसोसिएशन है, ये इनके लिए भी एक एजाज़ की बात है और जितनी भी उनके साथ अटैच लोग हैं उनकी भी, कि पाकिस्तान के लिए एक नई चीज़ सामने वो लेके आए हैं, जिसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन है, अभी न्यू कमर्स जो लोग हैं, यंग एथलीट्स हैं, उनके लिए एक रास्ता नज़र आया है कि हम दूसरी क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान में या हॉकी जैसे हमारी मदर स्पोर्ट्स है पाकिस्तान की, उसके अलावा भी हम इंडिविजुअल इवेंट में परफॉर्म कर सके। स्क्वाश में हम वर्ल्ड चैम्पियन रहे, उसके अंदर हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही, दुनिया के अंदर हम रिकगनाइज रहे। अब एक स्पेशल जो एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड है उसके अंदर ये परफॉर्मेंस देना एक हमारे लिए एजाज़ का बाइस है और मैं उन्हें बिहाफ ऑफ
वीनस और अपने बिहार पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस टाइप की परफॉर्मेंस आने वाले वक्तों में मैं और भी वो इंशाल्लाह डिफरेंट रिकॉर्ड कायम करेंगे दुनिया में, जो बाकी और जेवलिन थ्रोअर्स और बाकी स्पोर्ट्स में होती रही। तो इंशाल्लाह होप है कि अरशद नदीम ऐसे कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, आपने बात की ओलंपिक की, तो कराची को ये एजाज़ हासिल है कि 1948 में पहले जो नेशनल गेम्स हुए थे वो अप्रैल में कराची में मुनक्किद हुए थे, और उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है तबीयत की ख़राबी के बावजूद वो तशरीफ़ लाए थे ओपनिंग सेरेमनी में, और क्लोजिंग सेरेमनी में भी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ तशरीफ़ लाए थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस हेल्थी एक्टिविटीज़ को कितनी अहमियत देते थे। और मुझे हम सबको ज़ाहिर है ये याद होना चाहिए कि जो उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी के मौके पे जो बात की थी, मैं उसको एक मरतबा फिर दोहराता हूँ। जो उन्होंने कहा था, उनका विज़न आप देखें कि वो क्या था हमारे नौजवानों के लिए। जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि फॉर साउंड माइंड्स वी शुड हैव साउंड बॉडीज़, एंड दैट इज़ वाई nations the world over attach so much importance to bodybuilding and physical culture. The first Pakistan Olympic game should act as an incentive to all Pakistan nationals to emulate in Olympic motto Citius Altius Fortius, that is faster, higher and stronger. I wish to organizers of games and all competitors the best of luck, build up Pakistan higher, फर्मर एंड शॉर्ट स्ट्रोंगर। तो ये कायदे आज़म ने उस वक्त ये बात कही थी। और आप मोहम्मद अली साहब ये बताइए कि इस मतलब कायदे आज़म का विजन तो आप देखें, उस वक्त उन्होंने जो अहमियत इसकी बयान की थी, लेकिन हमें 77 साल क्यों लगे इस गोल्ड मेडल को लेने में? सर, कायद आज़म ने जो पाकिस्तान कायम किया, उनका विज़न जो है वो तो एक बहुत बड़ा था। और जब पाकिस्तान बना, और ये बात सही है कि 1948 में ही 47 के बाद में कराची के अंदर नेशनल गेम्स पहली मर्तबा ऑर्गेनाइज किए गए थे। और आज तक अब जो है सन 48 के बाद में पूरे पाकिस्तान में प्रोविंसेस वाइज नेशनल गेम्स होते हैं। लेकिन कायद आज़म का विज़न तो बहुत था, जब भी तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो ये स्पोर्ट्स के लिए जो इन्होंने बात की वो तो सही की थी, और सही है, अभी भी ऐसी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान के लोग जो है वो स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। और ये आज भी हमने ये जो है मेडल जीता है, इससे पहले भी आपने तमाम अभी हिस्ट्री बताई है कि अरशद नदीम ने और भी मेडल जीते हैं, और इससे पहले भी बॉक्सिंग में, रेसलिंग में जीतता रहा है पाकिस्तान, और हॉकी के अंदर खेलते रहे। लेकिन देखिए, इसमें फंडिंग की वजह से, पैसे की वजह से, और हम और भी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि भाई, अगर हमारे स्पोर्ट्स में अगर इतने फंड्स प्रोवाइड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो, तो हम इसको कायम और दायम रख सकें, और हम हर कंपटीशन में जितने भी हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें हम अपनी स्टैंडिंग पाकिस्तान रख सकता है। ठीक है, पाकिस्तान के लोग किसी दूसरे मुल्क से कमज़ोर तो नहीं है। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और इतनी फंडिंग इस तरह से हो कि बच्चों को पाला जा सके, ये ग्रास रूट लेवल से ही ऊपर जाते हैं। और जब हम ऐसा हमें मिलेगा सेटअप सिस्टम, तो पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो दुनिया में हर खेल का मुकाबला कर सकता है। आज अरशद नदीम आए हैं, ठीक है, बहुत ये हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है। हॉकी में हम पाकिस्तान और इंडिया हमेशा खेलता रहा और पाकिस्तान जीतता रहा है। आज क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन जब हम इसको सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह हम हर गेम में आगे निकलेंगे। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अहमद अली राजपूत साहब, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल एथलीट गौहर रज़ा ज़ैदी साहब। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे तो इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे।
तो अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अली राजपूत साहब, जो कि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनके साथ साथ इंटरनेशनल एथलीट गौहर रज़ा जैदी साहब मौजूद हैं। गौहर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता ओलंपिक में गया, लेकिन सिर्फ अरशद नदीम जो हैं वो गोल्ड मेडल लेने में कामयाब रहे, और बाकी जो जितने भी हमारे एथलीट्स थे वो कोई भी मतलब किसी भी पोजीशन पे नहीं रहे। क्या इसको क्या वजह समझते हैं इसकी आप? ख़ास तौर पे क्योंकि ओलंपिक में जब आप जाते हैं तो उसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तो वो मोस्टली पाकिस्तान तो वाइल्ड कार्ड की ज़रा शामिल होते हैं। पर इस दफ़ा 3 एथलीट जो है ना डायरेक्ट क्वालिफाई किए थे ओलंपिक के अंदर। उसमें अरशद नदीम थे और 2 शूटर थे जिसमें जोसेफ थे, और उनके साथ साथ फाइका रियाज थी। वो एज ए परसेंटेज पे एक लेडीज़ उसके साथ, इसी तरह 2 शूटर थे, एक फ़ीमेल उसके अंदर शूटिंग में थी, और इसी तरह स्विमिंग के अंदर अहमद दुरानी थे, उनके साथ एक लेडी उन्होंने इंक्लूड। टोटल नंबर ऑफ 7 थे और वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओवरऑल मैं उन 2 शूटर्स को भी जो शूटिंग में थे क्वालिफाई किया डायरेक्ट ओलंपिक के अंदर, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो डायरेक्ट क्वालिफाई किया, और उसकी वजह से पाकिस्तान को तो मोस्टली जिन गेम्स के अंदर, जैसे हॉकी अब क्वालिफाई नहीं कर रही, वह एक टाइम में पाकिस्तान 3 गोल्ड जीत चुका है, और उसमें ब्राउन्स भी है, सिल्वर भी है, पर इस साल अब पिछले कुछ ओलंपिक से पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करा। तो वहाँ डिफरेंट इवेंट के कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं ओलंपिक के अंदर, उसके अंदर शॉर्ट पुट या डिस्कस जितने भी इवेंट हैं उनके स्टैंडर्ड है, उसे जो मीट करता है तो उसे क्वालिफिकेशन डायरेक्ट मिलती है, या फिर आपको एज ए रिक्वेस्ट वाइल्ड कार्ड के ज़रिए टीम उसमें शामिल किया जाता है। तो पाके ये इतने साइंटिफिक इवेंट्स हैं जो एथलेटिक्स है या स्विमिंग है और दूसरे इवेंट है, उसमें क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको जो प्रोसेस है उससे गुजरना। दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि जो है ना वो छोटी एज से मुख्तलिफ बच्चों को यूरोप कंट्री में चले जाएं तो वो 5 से 7 8 साल का बच्चे को लेते हैं और अपनी उनकी डिफरेंट स्किल्स के ज़रिए उन्हें भेजा जाता है और उन्हें मॉनिटर किया जाता है, और उसके बाद वो डिफरेंट स्किल में जैसे होते हैं तो उन्हें एडवाइस किया जाता है इस इवेंट की तरफ जाएं। तो इसी तरह अब पाकिस्तान में भी अगर कोई 7 to 11 ईयर्स का बच्चा लिया जाए और उस पर 4 साल मेहनत की जाए और फिर उसे स्पेसिफिक स्किल के लिए 11 साल से 15 साल तक काम किया जाए, और जिसमें मेरी जो सजेशन रहेगी कि वो 5-5 हज़ार बच्चा जो है इस एज का, हर जो स्पोर्ट बोर्ड हैं वो अपने अपने अरेंज करें, उनकी एजुकेशन करें और उन्हें डिफरेंट स्किल के अंदर ट्रेनिंग दें, लोकल कोचेज़ और एडवांस बाहर के कोचेज़ को बुला के, और तो फिर हम 4 साल ओलंपिक के लिए तैयारी करें तो हम उसमें मल्टीपल परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। अच्छा अहमद अली राजपूत साहब, ये बताइएगा कि 17 साल बाद कराची में मेरे ख्याल से 35वां मतलब नेशनल गेम्स मुनक्किद होने जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान 15वां साउथ एशियन गेम्स भी मेरे ख्याल से मुनक्किद करने की उसमें प्रोग्राम शामिल है। क्या समझते हैं हमारी तैयारियां किस तरह से हैं या किस तरह से होंगी? मैं इसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करूँगा कि अभी 2024 के एंड में 35th नेशनल गेम्स सूबा सिंध को अलॉट किए गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह हम लोग, हमारे सूबा सिंध के ऑफिशल्स और सूबा जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेगा, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इसमें फुल्ली कीन इंटरेस्ट है उनका कि वो यहाँ पर सूबा सिंध में सिंध ओलंपिक और गवर्नमेंट जो है वो नेशनल गेम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इस सिलसिले में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर, उन्होंने बिल्कुल गो हेड दिया हुआ है और फुल्ली हमारी जो है वो तैयारी चल रही है। कई मीटिंग्स गवर्नमेंट के साथ भी हो चुकी हैं, और सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर जो है वो इत्तेफाक है कि इस वक्त सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। हम इंशाल्लाह नेशनल गेम बहुत अच्छे अंदाज में हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सूबा सिंध एक स्टैंडिंग रखता है, सूबा किसी से कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान में पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सिंध ये बड़े सूबे हैं। अभी लास्ट नेशनल गेम जो
4th नेशनल गेम कोटा में ऑर्गेनाइज हुए थे और सूबा सिंध ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत सपोर्ट दी थी सिंध ओलंपिक को और हमारे खिलाड़ियों को। हमने जब कोयटा में पार्टिसिपेट किया तो प्रोविंशियल वाइज जो है सूबा सिंध की पहली पोजीशन थी। हमें ये ऑनर हासिल है कि हमने पहली पोजीशन हासिल की और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब हम 35th यहाँ ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो हम यहाँ अपने प्रोविंसेस वाइज हमारी पहली पोजीशन ही होगी और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। हमारे पास बड़े एक्सपर्ट भी हैं, हर इवेंट के लोग जो हैं यहाँ एक्सपर्ट हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इससे पहले भी मैं 2007 में भी मैं एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, पाकिस्तान ओलंपिक ने हमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें ऑर्गेनाइज़ करने का मौका देगी, फंडिंग देगी और गो हैड दिया हुआ है। हमारे सदर भी हैं, हमारे मिनिस्टर भी हैं, सरदार मोहम्मद बख्श खान महर। इंशाल्लाह सर हम बहुत अच्छा जो है वो नेशनल गेम यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। बहरहाल हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स अब आपके पास आने वाले हैं। जिस तरह से आपने पहले भी ऑर्गेनाइज़ किया अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह इस दफ़े भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और ये एजाज़ तो सिंध के पास है कि जब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सूबाई वज़ीर खेल थे तो 2012 में 2 मरतबा उन्होंने यहाँ पे गेम्स कराए थे। लेकिन अहमद अली राजपूत साहब, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जब से पाकिस्तान का क़याम अमल आया है तो पंजाब सूबाई हुकूमत जो है वो सबसे ज़्यादा यानी 76, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट के 76 मरतबा गेम्स मुनक़िद करा चुकी है। उसके बाद फिर जो है KPK की मतलब सूबाई हुकूमत, जबकि हमने जो है सिंध की है मतलब उसमें 18 मरतबा ये गेम्स मुनक़िद हुए हैं। बलूचिस्तान में तो ज़ाहिर है उससे कम हुए, तो इसकी क्या वजह है? सर पंजाब सूबा जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसमें तो कोई वो नहीं है। वहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है, फंडिंग भी वहाँ ज़्यादा है और वहाँ जब आबादी ज़्यादा हो तो ऑर्गेनाइज़र भी बहुत होते हैं, वहाँ टीमें भी अच्छी हैं और वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अब ये वहाँ के गवर्नमेंट का है, पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो फंडिंग देती है, मिसिंग नहीं करती। हमारे यहाँ से नहीं, थोड़ा आपको सा जो मिस फंडिंग हो होती है जाता वो तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन देती है ना, आपको उनको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से मिलता है पैसा, आपको कहाँ से फंडिंग होती है? नहीं, वो पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे प्रोविंशियल लेवल पे जो गेम्स होते हैं उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही पैसा देती है और पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट देती है। पाकिस्तान ओलंपिक जो है वो पाकिस्तान में एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। पाकिस्तान ओलंपिक न पैसा लेती है न देती है। ये पाकिस्तान ओलंपिक इदारा है IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एफिलेटेड यूनिट है, वो उसको लुक आफ्टर करते हैं। और जो पाकिस्तान में जो हमारे सूबे हैं वो सूबे वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल ओलंपिक को फंडिंग करती है और वो गेम ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमारा सूबा सिंध ने अभी हमें पैसे दिया और बहुत अच्छे हमने सिंध गेम ऑर्गेनाइज किए। पूरे सूबे के खिलाड़ियों ने, हमारे सूबे में 6 डिवीज़न है, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, बेनज़ीराबाद और कराची, सब ने पार्टिसिपेट किया और सब वेल ड्रेस और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं। इंशाल्लाह हम आइंदा भी अभी 18 कराएँ, 19वां भी इंशाल्लाह हम कराएंगे। अभी नेशनल गेम की वजह से हमें कहा अभी ऑर्गेनाइज करें, हमने कहा नहीं, पहली प्रायोरिटी हमारी नेशनल गेम्स है, उसके बाद में हम फिर इंशाल्लाह वो भी गेम कराएंगे सूबे की। बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर सूबे पंजाब में 76 मरतबा हो चुके हैं तो उसकी वजह से जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ज़ाहिर है ये हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं, उनको उसमें शिरकत का मौका मिलता है, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस उसमें शो करते हैं। तो ये है कि हमारे यहाँ जो है सूबे सिंध में फ़ंड्स की कमी की वजह से 18 मरतबा हुए, उन्होंने 76 मरतबा की, इसी तरह फिर KPK और फिर बलूचिस्तान। बहरहाल ये कि ना होने से या कम होने से ये एक अच्छी बात है कि कम अज़ कम एक चीज़ हो रही है। जी गौहर रज़ा ज़ैदी साहब, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं, पहले तो ये बताइएगा कहाँ से आपने अपना करियर शुरू किया, दूसरी ये कि एक इंटरनेशनल एथलीट बनने के लिए मतलब एथलीट को क्या करना चाहिए, किस तरह से मतलब अपना स्केड्यूल जो है वो रखना चाहिए? ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ, 1984 में स्कूल में जब हम 9-10 में पढ़ रहे थे तो उस वक्त इंटर स्कूल कंपटीशन बहुत ज़्यादा तादाद पे होते थे। तो पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया 83-84, फिर ग्रेजुअली ये मैं लाहौर में सेकंड पोजीशन लॉन्ग जंप में हासिल की। उसके बाद वालिद साहब आर्मी में थे तो वो फिर रिटायर हो के हम कराची शिफ्ट हो गए। कराची में
यहाँ हमने फिर बाकी एजुकेशन ली इंटर लेवल पे SM आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में, वहाँ कॉम्पिटिटिव इंटर कॉलेजिएट इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, उसमें हर्डल, ट्रिपल जंप, हाई जंप, ये मल्टीपल इवेंट करते रहे, जीते। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी 1989 में फर्स्ट की। फिर इसी तरह करते करते ट्रेनिंग जो है तकरीबन 86 से लेके 99 तक हम डिफरेंट क्लब्स के अंदर ट्रेनिंग करते रहे और पार्टिसिपेट करते रहे। फिर 14 साल एक डिपार्टमेंट का चैम्पियन रहे वहाँ हर्डल, और उसके रिकॉर्ड 1994 में मैंने 110 मीटर हर्डल का रिकॉर्ड किया पाकिस्तान नेवी का। फिर मैं पाकिस्तान रेलवे का 4-5 साल चैम्पियन रहा। 14 साल नेवी में मैं हर्डल, ट्रिपल जंप ये विनर हुआ। फिर जूनियर ट्रायल्स हुए, उसके लिए इंडिया जा रही थी टीम। 1991 में वो ट्रायल हुए, पर सिलेक्शन हो के वो चांस नहीं मिला कि वहाँ जा सकें। तो इसी तरह मुश्किलात होती रही। फिर पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल मीट हुई 2000 में, तो उसके बाद 7 कंट्रीज़ आई हुई थी, उसमें सिर्फ इंडिया नहीं था, बाकी ईरान, अफ़गानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश सब आए। तो कोशिश यही रही, उस टाइम 2 टीम्स बनी थी, एक डिपार्टमेंटल टीम पाकिस्तान की बनी और एक पाकिस्तान येलो जिसमें सूबे थे। तो वो मेरी लाइफ का एक बड़ा वो था कि मैं बहुत ट्रेनिंग उस टाइम पीक पे था, अपने कंपटीशन कर रहा था। तो वो फिर जब सिलेक्शन की सूबों की, उसमें हमारा नाम नहीं था, तो फिर मैंने ओपनली यहाँ जो फेडरेशन या लोग आए उन्हें मैंने कहा भाई हमारा सिंध का क्या है, ट्रायल हो ट्रायल नहीं, आपने सिलेक्शन। तो वो फिर ट्रायल एक हुआ जो एक दिन पहले नेशनल चैम्पियनशिप से हुआ, तो वो उस इवेंट का बेस्ट इवेंट था। 4 एथलीट दौड़े और वो मैंने विन किया, और मैं फिर पाकिस्तान येलो को रिप्रेजेंट किया। उसमें 7-8 कंट्री थी, और साथ साथ फिर इसी में स्टडी भी हम कर रहे थे। फिज़िकल एजुकेशन हमने कराची यूनिवर्सिटी से किया। फिर USA में स्पेशल ओलंपिक के साथ अटैच था, तो वहाँ मैंने वॉलंटियर हेड कोच था पाकिस्तान का। तो 16 हम तकरीबन 26 मेडल लेके आए थे। और वो लाइफ का एक और तजर्बा मेरा ये था कि उसके अंदर मैंने स्पेशल गर्ल्स को 100 मीटर हर्डल इंट्रोड्यूस किया। तो जो नॉर्थ कैरोलिना में ओलंपिक्स हुए, तो वहाँ पे हमने जब मैं हर्डल लेके गया पार्टिसिपेट करने के लिए, वो बच्चियाँ 2, एक रशीदा थी और एक लड़की इंसिया कराची की, तो उन्हें ट्रेनिंग करा के, तो 7.9 मीटर उसकी हाइट होती है, तो ट्रेनिंग करके लेके गए। तो वहाँ टोटल 172 मुल्क पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो टोटल पार्टिसिपेशन कितनी आई? 4 पार्टिसिपेशन, 2 पाकिस्तानी थी, एक अमेरिकन और एक बेल्जियम की, और उसमें भी गोल्ड सिल्वर हमने किया। तो वो लाइफ का एक मेरा वो था एक्सपीरियंस कि मैंने उसी टाइम एजुकेशन भी साथ साथ स्पोर्ट्स भी कर रहा था, वो इम्प्लीमेंटेशन मैंने उन पे की, तो वो परफॉर्मेंस उसकी इस लेवल पे आई। आपने एक सवाल किया था कि इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए, तो वो उसके लिए साइंटिफिक हमारी ट्रेनिंग्स हैं, वो जो अगर यहाँ पाकिस्तान के अंदर अब मुख्तलिफ फेडरेशन है, क्रिकेट बोर्ड है, ये डिफरेंट ट्रेनिंग कोचेस को दे रही है, उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन हम जब तक नहीं करेंगे तो उसकी प्रोसेस, भाई अगर आप इंडोरेंस वर्क कर रहे हैं, स्पीड इंडोरेंस कैसे होगी, स्ट्रेंथ कितनी किस्म की, हम एक स्ट्रेंथ के नाम ले लेते हैं, उसमें स्टैटिक स्ट्रेंथ है, डायनेमिक स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, जो थ्रोस के अंदर शामिल होती है। तो इनका जब कम्बिनेशन होता है तो आपके अंदर एक पावर डेवलप होती है। उससे आप जब उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं करेंगे और साथ स्किल का कम्बिनेशन नहीं होगा, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन हमने ये देखा कि 50s और 60s का जो दौर था, वो एक गोल्डन एरा था पाकिस्तान के एथलेटिक का। और उस वक्त आप ये देखें कि अब्दुल खालिक, गुलाम राजिक, मुबारक शाह, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नवाज़, जलाल खान, अल्लाह दित्ता और रमज़ान अली। और अब्दुल खालिक ने तो ज़ाहिर है उन्होंने मतलब एक एशियन रिकॉर्ड कायम किया था 100 मीटर और 200 मीटर में। इसी तरह फिर बाद में आप देखें मिर्ज़ा खान, गुलाम अब्बास, नादिर खान, अकरब अब्बास, मोहम्मद शरीफ भट्ट, और उनके बाद ख्वाजा असलम वगैरह, ये मतलब ऐसे एथलीट थे जिन्होंने जो है बड़ा मतलब एक नाम पैदा किया और बड़ी मेहनत की। और उसके बाद हमारी एक खातून मतलब एथलीट भी थी, शबाना अख्तर, वो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। बहरहाल इस वक्त यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक मरतबा फिर इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। टेक ए ब्रेक।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अहमद अली राजपूत साहब और इंटरनेशनल एथलीट गौहर रज़ा ज़ैदी साहब। अहमद अली राजपूत साहब, ये बताइए कि आप माशाल्लाह काफ़ी सालों से 20-22 सालों से हम आपको देख रहे हैं कि टेज़ार, फिर उसके बाद अब इस मरतबा तो आप अनअपोज मतलब ये कि आए हैं, तो इतना मतलब आपका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, लेकिन आप बड़े लो प्रोफाइल में मतलब रहते हैं, मीडिया पे बहुत कम आते हैं, बड़ा कम इंटरेक्शन होता है। हालांकि आप जिमनास्टिक के भी एक अच्छे बड़े खिलाड़ी थे, तो इसकी मतलब क्या वजूहात हैं? सर, इसमें वजूहात तो नहीं है कोई भी, और सिंध ओलंपिक में एक हम डिवोटेड हैं, काम करते हैं, और जो एक सिस्टम सेटअप है, हमारी प्रोविंशियल बॉडीज़ हैं, तकरीबन 30 के करीब हैं, 28, 29, 30 एसोसिएशंस हैं, इनकी फेडरेशंस होती हैं ऊपर। अभी जो हमारा अभी लास्ट इलेक्शन हुआ है मई के अंदर, तो मेरी 27 प्रोविंशियल स्पोर्ट एसोसिएशन थी, उनकी फेडरेशन हमारी नेशनल लेवल पे, और वो पाकिस्तान ओलंपिक से एफिलेटेड होती हैं और इंटरनेशनल से। जब यहाँ की जो बॉडी हैं वो देखती हैं कि अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमें देखती हैं। मेरा प्लेटफॉर्म जिमनास्टिक का है, अहबाज में एक अच्छा अपना जिमनास्टिक का मैं खिलाड़ी था, और फिर अब सिंध में मैं प्रेसिडेंट हूँ सिंध जिमनास्टिक एसोसिएशन पे, और इसी प्लेटफॉर्म से मैं नेशनल लेवल पे भी हूँ, मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान जिमनास्टिक फेडरेशन का भी। तो हम यहाँ काम करते हैं, तमाम एसोसिएशनों को सबको साथ रख के हम चलते हैं, और वो हमें देखते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को, तो वो हमें सेलेक्ट करते हैं। मुझे 28-29 साल हो गए हैं, मैं 27-28 साल हो गए मैं जब से मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे स्पोर्ट्स के लिए। और हमारी फील्ड भी जो है वो स्पोर्ट्स ही, मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में एज डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी रहा हूँ, फिज़िकल एजुकेशनिस्ट हूँ। तो हम तमाम खेलों को टेक्निकली भी हम समझते हैं, तो वो स्पोर्ट्स की नो हाउ रखते हैं। हमारी फील्ड जो है वो फिज़िकल एजुकेशन की है, तो उसको देखते हुए जब ये सब लोग देखते हैं हमें सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और हमें काम दिया हुआ है, हम काम करते हैं। अच्छा, देखने में ये आया है कि जितने भी, चाहे वो किसी भी प्रॉमिस में खेल हो, नेशनल गेम्स हो, उसमें हमने देखा है कोई ना कोई खामी, कमज़ोरी ऐसी रहती है जो मीडिया की मतलब जीनत बन जाती है, और उससे बातें होती हैं। जैसे अक्सर ये देखा गया कि जी बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, या टीमें हैं उनके पास शूज़ नहीं है, ट्रैक सूट नहीं है, तो उस पर काफ़ी मीडिया पे आता है। और देखें, इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, मतलब जब कोई इवेंट होता है, कोई भी आप इवेंट मुनक़िद करें, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, कोई न हो, उसमें कोई ना कोई खामी उसमें रहती है। इसी तरह हमने ओलंपिक में भी देखा कि वहाँ पे भी बड़े मसाइल सामने आए कि शुमाली कोरिया का जो झंडा था वो मेरे ख्याल से वो उल्टा लगा हुआ था। इसी तरह से जो एक खातून और जेंडर का मुतालिक जो मर्द से मुतालिक जो बॉक्सर था, वो मसाइल मतलब सामने आए। इसी तरह एक बस को भी हादसा पेश आ गया था। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और वहाँ ये भी देखा हमने ओलंपिक में कि 20 मतलब एथलीट थे, उनके लिए सिर्फ 2 बाथरूम थे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बड़े बड़े इवेंट्स में भी दुनिया के आती रहती हैं, और वही चीज़ें जो है हमारे यहाँ भी होती हैं। तो इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? जैसे कि हमने देखा बहुत से लोग मतलब ये कहते हैं प्रॉमिस में, चाहे वो सिंध का हो या पंजाब का, बलूचिस्तान का या KPK का, जब भी इस तरह के गेम्स होते हैं तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो उसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? सर देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ओलंपिक एसोसिएशन में कितना किरदार है, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं जो एसोसिएशन, उनका क्या मतलब रोल होता है? देखिए, किरदार तो सबका होता है, एक वन मैन शो नहीं होता। हमारे साथ टीमें साथ होती हैं, हमारी कमेटीज़ बनती हैं, हमारे ऑर्गेनाइज़र भी साथ होते हैं। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों चीज़ें मिलके जो है कोई इवेंट को इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन कमी खामी की जो बात है वो जब इंटरनेशनल और बड़े बड़े ओलंपिक्स में भी हो सकती है, तो यहाँ भी हो सकती है। बस सिर्फ ये है कि इसको नहीं होना चाहिए, और अगर एक इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी चीज़ की कमी खामी हो, उसको नेक्स्ट में उसको कवर करना चाहिए, और इसको देखना चाहिए कि जो है ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो मजबूत होना चाहिए। कोई कमी हो, वो ऐसा मैटर नहीं है कि भाई यहाँ कमी रह गई, भाई हो सकता है कमी हो गई है, लेकिन उसको जब हम सेकंड टाइम गेमों को ऑर्गेनाइज करें तो उसको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि आइंदा ऐसा ना हो।
ये तो कोशिश रहती है, दुनिया में भी है, इंटरनेशनल भी है और नेशनल लेवल पे भी है, प्रोविंशियल लेवल पे भी है। उसको ऑर्गेनाइज अच्छे बेहतर से बेहतर ऑर्गेनाइज करना चाहिए उसको। अच्छा गौहर रज़ा साहब, आपने तो अमेरिका से डिप्लोमा भी हासिल किया है न्यूट्रिशन में। एक अच्छे एथलीट के लिए या एक अच्छे खिलाड़ी के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी खेल से हो, अपनी जो उसकी ट्रेनिंग है उसकी एक अपनी अहमियत होती है। किस तरह का कोच उसे मैसर है वो एक अलग चीज़ होती है। इसी तरह अगर एक एथलीट है तो उसको टार्ट एंड ट्रैक मैसर है या नहीं है, या जो दूसरे खेल हैं उनसे मुतालिक उसके पास एसेसरीज हैं या नहीं है। तो इसमें ग़िज़ाओं का मतलब ये कि एक एथलीट को एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या ग़िज़ा मतलब इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या एडवाइस करेंगे? ख़ास तौर पे पहले जब ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस ली जाती थी तो ज़्यादातर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट के इनटेक बढ़ा दिया जाता था उसकी परफॉर्मेंस लेने के लिए। पर उस पर रिसर्च हुई कि भाई पहले उन्हें कंपटीशन से पहले 500 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 से 1.5 महीना पहले दे दिए, कंज्यूम करके 150 मिलीग्राम टेस्ट के ज़रिए देखते थे सेफ रहा परफॉर्मेंस ले। तो अब जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है उसमें जो है ना लोअर मसल के लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ साथ आपकी जो है ना फास्ट फाइबर की ट्रेनिंग है वो है। तो उसमें न्यूट्रिशन के 3 मेटाबॉलिज्म है। जब कोई भी एनर्जी आप लेते हैं तो उसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, सोडियम मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म है। जब आप कोई चीज़ लेते हैं, जब उसका स्टोर आपकी बॉडी में ट्रंक में होता है तो उसमें ऐसी न्यूट्रिशन आपको बैलेंस करनी है जिसके अंदर तमाम वो चीज़ें मल्टीविटामिन्स भी शामिल हों, वो चीज़ें हों जिससे एथलीट परफॉर्म कर सके। तो आजकल जो है ना जैसे कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर जो है ना आप सेंट्रल नर्वस हार्ट के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, पर परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए आप नहीं ले सकते। तो इनिशियल स्टेज पे जब कंपटीटर करीब आता है तो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं, बाकी चीज़ों का प्रोटीन है या सोडियम है या ये इनका यूटिलाइजेशन करते हैं जो मसल के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, वो फिर कम्बिनेशन ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होके वो परफॉर्मेंस दे रहे। तो पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं है, ट्रेनर्स को अवेयरनेस नहीं है, कोचेस को अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ हम लैग करते हैं। तो वो एनर्जी लेवल हमारा वो नहीं है, ट्रेनिंग हम कर रहे हैं पर साइंटिफिक ट्रेनिंग और उसका कम्बिनेशन होना ज़रूरी है। अच्छा अहमद अली राजपूत साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप खुद भी एक प्लेयर रहे हैं, जिमनास्टिक आपने की है, ग्रास रूट लेवल पे हमारे जो नौजवान हैं उनको वो सहूलतें हासिल हैं कि वो अरशद नदीम तक पहुंच सकें? सर आपने जो बात की है, देखिए हम पाकिस्तानी हैं या हम मुस्लिम हैं या हमारा एक मुल्क है, हमारे खिलाड़ी हैं, हम जो दुनिया में भी लोग ऐसे ही हैं, हम जैसे ही हैं ना, दुनिया में भी लोग ऐसे ही हैं और दुनिया हमसे बहुत आगे है और हम बहुत पीछे ही नज़र आते हैं। बात यह है कि उनके यहाँ ग्रास रूट लेवल से इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, हमारे पास ग्रास रूट लेवल से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ दुनिया में देखिए प्राइमरी लेवल और लोअर सेकेंडरी कह लें 9, 10 साल, 11 साल, 12 साल में जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके यहाँ कोचेज़ होते हैं, उनके स्पोर्ट टीचर होते हैं, उनके फिज़िकल एजुकेशनिस्ट होते हैं, उनको बच्चों को देखते हैं और उनको चेक करते हैं। जब उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी दी जाती है उसके बाद में उनकी डिवीज़न करते हैं कि ये बच्चा बहुत एक्टिव है, ये स्प्रिंटर है, इसको स्प्रिंटर की तरफ डालें। मतलब ये कि हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे हकीकत है कि वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या उन ममालिक में जिनके एथलीट जो है इस वक्त दुनिया में नाम कमा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब तक का सबसे कामयाब सिंध गेम्स कौन था और आपके इस पूरे कैरियर में खेल के हवाले से कहाँ आपको खुशी और इत्मीनान महसूस हुआ? सर मैंने जितने भी सिंध गेम ऑर्गेनाइज़ किए हैं हम अपने गेमों से मुतमईन हैं और जो जिस तरह से भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अभी मैंने लास्ट सिंध गेम अभी कराया, हम मुतमईन हैं कि पूरे सूबे के जितने भी हमारे एथलीट थे सब ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कराची कोचिंग सेंटर में हमने ऑर्गेनाइज़ किया। सूबा सिंध मुतमईन था और खिलाड़ियों को जो है वो फैसिलिटीज़ मिली, खेलने के लिए मिला और वो उन्होंने मेडल जीते और उनको इस तरह के पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। ये 1 साल बाद
ऐसे छोटे छोटे और भी इवेंट्स जो हैं इवेंट्स वो होते रहने डिवीजन चाहिए। वाइज होने मतलब चाहिए ताकि खिलाड़ियों को होना मौका ही मिले चाहिए, ज़्यादा। एक मुल्की सतह पर होना चाहिए, सूबाई सतह पर होना चाहिए और रीजन यानी शहरों की सतह पर भी होने चाहिए। अच्छा, इस वक्त ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्त रह गया है और चूंकि आज का प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया था ओलंपियन अरशद नदीम के नाम, तो गौहर रज़ा साहब सबसे पहले तो मैं आपसे और दोनों साहिबान से पहले आप बताइएगा। गौहर रज़ा साहब के मैंने ज़ाहिर है आपसे सवालात किए, आपने भी उसके जवाब दिए। कोई ऐसी बात जो मतलब आप कहना चाहते हैं और मेरे सवाल में शामिल नहीं है, एक तो उससे मुताल्लिक एक, और दूसरे छोटा सा पैगाम जो है अरशद नदीम भी उसमें शामिल हो, और कोई पैगाम आप काइंडली दीजिएगा। मैं सबसे पहले तो अरशद नदीम और उसकी फैमिली को उसका ये वर्ल्ड में जो ओलंपिक का रिकॉर्ड करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पे उनसे मेरी यही रहेगी कि आने वाले वक्तों में और इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे के और दुनिया में वो टॉप क्लास जो पहले 6 एथलीट्स हैं उनके अंदर हैं जो जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड्स किए हुए, उन्हें बेहतर रिकॉर्ड करके और पाकिस्तान और दुनिया में अपना नाम रिकग्नाइज कराएं ख़ास तौर पे। और एक चीज़ है जो वो और अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस है उसे हर वक्त अपने बूस्ट रखना है कि किसी भी लेवल पे वो जाएं या आइंदा के कंपटीशन में, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह तमाम दुनिया के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। जी अहमद अली राजपूत साहब, हमारे नाजरीन के लिए जो भी आप मतलब बात कहना चाहते हैं मैं ना पूछ सका हूँ, और साथ साथ अरशद नदीम और नौजवानों के लिए पैगाम। मैं सबसे पहले यही पैगाम दूंगा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर कर हमारे पूरे पाकिस्तान के हर खेल और खिलाड़ी को एक्टिव कर दिया है, और उन खिलाड़ियों को अब एक्टिव रहना है और उन्होंने यही सोचना है, इसी तरह से खेलना है कि हम सब ने अरशद नदीम बनना है। इंशाल्लाह जब वो अपनी एक्टिविटी को जारी रखेंगे सब ऐसे गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। यही मेरा पैगाम है, खेलते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, ना उम्मीद ना हो और आगे से आगे बढ़ें, इंशाल्लाह हमें जीत मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया अहमद अली राजपूत साहब, सेक्रेटरी जनरल सिंध ओलंपिक एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया गौहर रज़ा जैदी साहब, साबिक इंटरनेशनल एथलीट। और जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम जो था वो हमने डेडिकेट किया था ओलंपियन अरशद नदीम के नाम, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में एक नया संग मील अबूर किया है। यकीनन इससे नौजवानों को सबक मिला होगा, और हम यहाँ पर विनिस टीवी की जानिब से, अपनी जानिब से, हमारे जितने भी स्टाफ है उसकी जानिब से, हमारे मेहमानों की जानिब से अरशद नदीम को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया, और नौजवान जो है यकीनन उससे सीखने की कोशिश करेंगे और दुनिया के खेल में पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को बुलंद करेंगे। इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला एक अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।